हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री वर्किंग एट गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। तो जो अपन ने ऑनलाइन लेक्चर के तहत जो लास्ट क्लास में बात की थी, वो की थी इटालियन यूनिफिकेशन के बारे में। इटालियन यूनिफिकेशन में भी अपन ने स्पेसिफिकली बात की थी बैकग्राउंड के बारे में, यानी कि जो इटली का एकीकरण हुआ उसका बैकग्राउंड क्या था, किस प्रकार से नेपोलियन ने इटली के एकीकरण को प्रभावित किया, किस प्रकार की व्यवस्था नेपोलियन ने बनाई और किस प्रकार की व्यवस्था नेपोलियन के अंत के बाद में वियना ऑर्डर यानी वियना की संधि के बाद बनाई गई इटली के संदर्भ में। तो जब वियना की संधि लागू हुई 1815 के बाद से, तो उसके बाद परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती रही। नेपोलियन का रोल खत्म हो चुका था, वियना ऑर्डर स्थापित हो चुका था। अब जो इटली के लोग थे, उस क्षेत्र के जो लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे प्रयास किया किसी न किसी तरीके से एकीकरण की दिशा में कोई न कोई कदम उठाया जाए। तो उसी प्रयास के तहत सबसे पहला जो कदम उठाया गया वहाँ के निवासियों के द्वारा, वो है कार्बोनारी। या आप सवाल आपके 20 वर्ष में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री में भी कभी पूछ सकते हैं कार्बोनारी क्या चीज़ है, इसका संबंध किससे? इसका संबंध इटली के यूनिफिकेशन से संबंधित है। तो कार्बोनारी एक प्रकार की संस्था थी जिसका गठन 1810 में किया गया, और ये क्या रही, इट वॉज एन एसोसिएशन ऑफ कोल माइनर्स, यानी जो कोयले की खदान से संबंधित जो लोग थे उनके संस्था थी, जिसका नाम था कार्बोनारी। लेकिन इसके उद्देश्य काफ़ी व्यापक थे। इसका उद्देश्य क्या था? लिबरेशन, आज़ादी चाह रहे थे ये लोग। चाह रहे थे कि किसी न किसी तरीके से इटली को एक कर दिया जाए, इटली का एकीकरण हो जाए, जो विभिन्न छोटे छोटे राष्ट्र जो वियना ऑर्डर के पश्चात बनाए गए उनको एक कर दिया जाए। तो इनकी कोशिश रही कि इटली का एकीकरण हो जाए। सो दे वर सीकिंग लीगल फ्रीडम, वो आज़ादी चाह रहे थे। लेकिन इस कार्बोनारी संस्था की कमी क्या थी इसकी, कि दे हैड नो कंक्रीट प्लान और लीडरशिप। इस संस्था के पास ना तो कोई इफेक्टिव लीडरशिप थी, ना कोई नेतृत्व था इफेक्टिव, न ही इनके पास कोई प्लान था, कोई कंक्रीट, कोई अच्छा इनके पास प्लान नहीं था किस प्रकार से हम इटली के जो विभिन्न राज्य हैं उनको एक करके एक इटली का निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए कार्बोनारी संस्था फेल हो गई, इनके प्रयास कामयाब नहीं हुए। हालांकि इन्होंने कोशिश की लेकिन फिर भी इनके प्रयास कामयाब नहीं हुए। अब इसके बाद जो दूसरा प्रयास किया गया उसको कहा जाता है यंग इटली, यंग इटली मूवमेंट, यानी यंग इटली आंदोलन, जिसको किसने चलाया? माजिनी। माजिनी नाम के व्यक्ति ने यंग इटली आंदोलन चलाया। अब इसका उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन को शुरू करने के पीछे ही स्ट्रेस्ड कॉमन लैंग्वेज। तो किस चीज़ पे बल दिया माजिनी ने? सबसे पहले उसने बात की कि पूरे इस भौगोलिक क्षेत्र में एक ही भाषा होनी चाहिए। जब एक भाषा होगी तभी तो एकीकरण करना आसान होगा ना। जब सभी लोग मिलकर एक ही भाषा का इस्तेमाल करेंगे तभी उस क्षेत्र को एक राष्ट्र के रूप में तब्दील करना आसान हो जाएगा। तो माजिनी भी यही चाह रहा था कि इटली का एकीकरण जल्द से जल्द हो। ये लोग राष्ट्रवादी लोग थे। माजिनी हो गया जिन लोगों ने कार्बोनारी संस्था को जन्म दिया। तो माजिनी ने कॉमन लैंग्वेज के ऊपर स्ट्रेस किया, एक भाषा के ऊपर स्ट्रेस किया, मोनूमेंट के ऊपर स्ट्रेस किया और हिस्ट्री पे स्ट्रेस किया। इसका मतलब क्या है? इटली से संबंधित कई सारे प्राचीन काल के भवन उस जगह पे थे, उस भौगोलिक क्षेत्र में थे। तो इन भवनों का इस्तेमाल करके भी उसने इटली के वासियों को इटली के सुनहरे भूतकाल के बारे में बताया कि भूतकाल में इटली कितना महान हुआ करता रहा, कितने महान यहाँ के शासक हुआ करते रहे। यहाँ पे कोलोजियम नाम का शहर था। तो जो ऐतिहासिक समृद्धि रही है इटली की, उससे लोगों को उससे परिचित करवाया है। तो इसी प्रकार से जो इटली का जो स्वर्णिम इतिहास रहा है भूतकाल में, उससे भी लोगों को परिचित कराया। तो यूथ टू लीड, इटली ये चाहता था, माजिनी ये चाहता था कि इटली का एकीकरण का कार्य यूथ के नेतृत्व में हो। जो यंग ब्लड है, जो यंग लोग हैं, उनके नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण होना संभव है। फिर इसके बाद इसने और क्या कहा? इसने खूब सारी किताबें लिखी, इसने पैम्फलेट लिखे खूब सारे राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने के लिए इटली के क्षेत्र में, और कई सारी स्पीचेस दी। तो इसका उद्देश्य यही था कि किसी प्रकार से राष्ट्रवाद बढ़ जाए, ताकि जो मांग उठ रही इटली को एक करने की उसको बल मिले। फिर अपन आगे चलते हैं, वर्चू ऑफ सेक्रीफाइस। अब इम्पोर्टेंट इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है?
क्योंकि मार्जिनी पे जो क्वेश्चन आता है ये सारे के सारी चीज़ें तो फैक्चुअल है। कॉमन लैंग्वेज पे स्ट्रेस किया, मोनूमेंट पे स्ट्रेस किया, हिस्ट्री पे स्ट्रेस किया, राष्ट्रवाद को बढ़ाने की कोशिश की। तो उसमें एनालिसिस का पॉइंट ये है कि बिलीव्ड इन द वर्च्यू ऑफ सेक्रीफाइस, जैसे महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी भी किस पे यकीन करते थे? त्याग, कि लोगों को त्याग करना पड़ेगा तभी उनको आज़ादी मिलेगी। उसी प्रकार से मार्जिनी का भी वही विचार था कि त्याग आवश्यक है, सेल्फ सफरिंग आवश्यक है। सफरिंग जिसके बारे में महात्मा गांधी ने बात की, अगर आप सफर नहीं करोगे तो आपको कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। तो जो त्याग की भावना है उसको प्रबल करने की कोशिश की लोगों के मन में मार्जिनी ने। फिर मार्जिनी क्या चाह रहा था? इटली का एकीकरण हो, लेकिन एकीकरण के पश्चात इटली क्या बने? एक गणराज्य बने। इटली एक गणराज्य का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई राजा नहीं होगा। गणराज्य मतलब ये जनता का शासन वहाँ पे होगा, पार्लियामेंट वहाँ पे होगी, गणराज्य की स्थापना होगी वहाँ पे, लेकिन कोई वहाँ पे मोनार्की नहीं होगी, कोई राजा नहीं होगा। उस समय भी कई लोग थे जो इटली का एकीकरण चाह रहे थे, लेकिन उनके तरीके अलग अलग थे और वो अलग तरीके के इटली का निर्माण करना चाह रहे थे। कुछ लोग थे वो रिपब्लिक की स्थापना करना चाह रहे थे, कुछ लोग मोनार्की की स्थापना करना चाह रहे थे कि इटली एक हो जाए और अंत में इटली का कोई राजा रहे, ठीक है। कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना करना चाह रहे थे। तो उसी प्रकार से मार्जिनी है वह चाह रहा था एक गणराज्य की स्थापना हो इटली के एकीकरण के पश्चात। फिर मार्जिनी का मानना था कि वॉर बाय इटालियंस ओनली, क्योंकि ये चीज़ क्लियर थी, अगर इटली को एक करना है तो कई सारी महाशक्तियों के साथ इटली को युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा दुश्मन था इटली की एकता का। तो मार्जिनी को ये चीज़ पता थी कि ऑस्ट्रिया को युद्ध में हराना जरूरी है, उसके पश्चात ही इटली का एकीकरण हो पाएगा, वरना ऑस्ट्रिया कभी भी इटली को एक नहीं होने देगा। और से ये भी पता रहा युद्ध इटली को लड़ने हैं। युद्ध किसको लड़ने हैं? केवल इटली के द्वारा ही लड़े जाए। मार्जिनी का मानना था किसी और ताकत की सहायता नहीं ली जाए। इसने इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोली है कि इटली को अपने युद्ध को खुद ही लड़ना है, खुद से ही वो ऑस्ट्रिया को हराया, खुद से ही वो प्रोशिया को हराया और इस प्रकार से अपने को पूरे क्षेत्र को एकीकृत कर ले। लेकिन वास्तव में क्या था? इटली इतना अधिक किया, जो इटली में जो सबसे शक्तिशाली राज्य था वो यूरोपीय संदर्भ में इतना अधिक शक्तिशाली नहीं था। तो वास्तव में जरूरत थी कि इटली को अगर युद्ध में जीतना है ऑस्ट्रिया को, तो इटली को दूसरी विदेशी ताकतों के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। लेकिन मार्जिनी का यहाँ पे अलग रवैया था। उसके हिसाब से जो युद्ध है इटली को लड़ना है, लेकिन हकीकत क्या थी? इटली को सहायता की आवश्यकता थी युद्ध जीतने के लिए। अकेले से इटली ऑस्ट्रिया को नहीं हरा सकता। फिर मार्जिनी को ये भी पता था कि उसका शत्रु कौन है। एनिमी नंबर 1 इज ऑस्ट्रिया। तो उसके दिमाग में ये चीज़ पहले से क्लियर थी कि ऑस्ट्रिया को हराना जरूरी है। बिना ऑस्ट्रिया के, देखो ऑस्ट्रिया कॉमन दुश्मन है। ऑस्ट्रिया प्रोशिया का भी दुश्मन था, ऑस्ट्रिया इटली का भी दुश्मन था। तो दोनों को, दोनों देशों को चाहिए था किसी न किसी तरीके से ऑस्ट्रिया को हराएं, क्योंकि दोनों क्षेत्रों में इटली के जो क्षेत्र थे आसपास के, जो प्रोशिया के क्षेत्र थे आसपास के उनमें ऑस्ट्रिया का दबदबा था। अब आपको पता है 1815 की जो वियना की जो कांग्रेस हुई, वियना कहाँ की राजधानी है? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी। तो जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, उसी की इच्छा अनुसार एक व्यवस्था को कायम किया गया वियना की संधि के द्वारा। कहाँ पे? प्रोशिया के क्षेत्र में, इटली के क्षेत्र में। तो ऑस्ट्रिया ने पूरी की पूरी व्यवस्था कायम की थी, वियना ऑर्डर। उसको खत्म करने के लिए ऑस्ट्रिया को हराना जरूरी था। फिर मार्जिनी क्या चाह रहा था? एक प्रकार की बौद्धिक क्रांति भी हो इटली में। बौद्धिक क्रांति से ही राजनीतिक एकीकरण संभव है। बौद्धिक क्रांति का यहाँ पे क्या मतलब है? कि लोगों को अवेयर किया जाए, उनके अंदर एक तरह का मेंटल रेवोल्यूशन आए, एक प्रकार की मानसिक क्रांति आए, लोग सचेत हों। उसके पश्चात ही राजनीतिक एकीकरण बात की चीज़ है। पहले बौद्धिक एकीकरण तो हो। जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, खुद भी एक इंटेलेक्चुअल था, खुद भी एक बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित था मार्जिनी। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित लोग हैं वो आगे आए और बाकी लोगों को जागरूक करें। लेटर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन एज रेनेसां नेसेसरी फॉर रेवोल्यूशन। और इसी क्रम में मार्जिनी ने कहा कि पहले बौद्धिक क्रांति चाहिए, उसके पश्चात राजनीतिक एकीकरण हो पाएगा। क्योंकि रेनेसां, जिसको पुनर्जागरण कहा जाता है, रेनेसां आवश्यक है एकीकरण, इटली के एकीकरण के लिए रेनेसां आवश्यक है। एक प्रकार की क्रांति से पहले, क्रांति से पहले हमेशा एक रेनेसां की एज आती है। रेनेसां का मतलब है जो पुनर्जागरण का काल है। पुनर्जागरण से हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं? कि लोग कम से कम अवेयर हों।
फिर इसके बाद में आगे लिखा हुआ है कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ माजिनी इटालियन नेशनलिज्म not exclusive. In ideals was recreation of moral unity of mankind. अब इसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है किसी पास्ट यूरोपियन हिस्टोरियन का। इस तरह के सवाल आईएएस में आ जाते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, जो माजिनी का राष्ट्रवाद का सिद्धांत था, इट वॉज नॉट एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का यहाँ पे क्या मतलब है, यानी वह सीमित नहीं था, संकुचित नहीं था। यानी जो माजिनी का कुछ जो राष्ट्रवाद का सिद्धांत था वो संकुचित नहीं था, वह सीमित नहीं था, वह बहुत व्यापक धारणा थी। तो माजिनी का जो राष्ट्रवाद है उसमें बहुत सारे विचार सम्मिलित किए गए थे, सीमित नहीं था ये। तो माजिनी का राष्ट्रवाद इस प्रकार का था जिसमें कोशिश की गई थी कि पूरे के पूरे विश्व को एक मॉरल यूनिटी प्रदान की जाए, पूरे के पूरे विश्व को, जिसे अपन कहते हैं मॉरल यूनिटी का यहाँ पे क्या मतलब है। मॉरल मैं देख लेता हूँ, जस्ट अभी दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा, मॉरल को हिंदी में क्या कहते हैं, MORAL, नैतिक। एक प्रकार की नैतिक एकता भी माजिनी के राष्ट्रवाद का हिस्सा रही है, नैतिक एकता। यानी ना केवल उसने इटली की बात की, इसने पूरे विश्व की यूनिटी की बात की, पूरे विश्व का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन नहीं, नैतिक यूनिफिकेशन, यानी जो नैतिक आचरण है उसको पूरे विश्व में फॉलो किया जाना चाहिए। फिर इसका जो राष्ट्रवाद का सिद्धांत है उसमें दूसरा पॉइंट क्या है, नॉट ऑन डोमिनेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर ग्रुप। बहुत ही व्यापक सिद्धांत है राष्ट्रवाद का। क्यों व्यापक सिद्धांत था, संकुचित नहीं था? इसका दूसरा पॉइंट ये है कि जो माजिनी का राष्ट्रवाद था उसमें किसी एक वर्ग का प्रभुत्व नहीं था कि केवल एक ही वर्ग का इसमें प्रभुत्व होगा। माजिनी के राष्ट्रवाद में सबको स्थान दिया गया था, सभी वर्गों को स्थान यहाँ पे दिया गया था। तो ही वॉज बेसिकली सीकिंग यूनिटी ऑफ ऑल इटालियंस, सभी के सभी इटली के जो वासी हैं वो एक हो जाए। वर्ग प्रधान नहीं था जो उसका राष्ट्रवाद का सिद्धांत था। इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, प्लेबिसाइट कुड सक्सीड। और तीसरा इसमें क्या पॉइंट है कि माजिनी ने कहा कि अगर बौद्धिक क्रांति आती है, लोग अवेयर होंगे, अगर लोग जागरूक होंगे, तो जागरूक होने के पश्चात हम प्लेबिसाइट का भी सहारा ले सकते हैं। प्लेबिसाइट का मतलब है जनमत संग्रह, यानी जनमत संग्रह करा के कि जो इस राज्य के लोग हैं क्या वो इटली के साथ मिलना चाह रहे हैं, जो दूसरे राज्य के लोग हैं वहाँ पे भी प्लेबिसाइट करवा के, अगर प्लेबिसाइट में 70-80% लोग हाँ कर देते तो उसका मतलब है वो राज्य इटली के साथ मिलना चाह रहा है, इटली का एकीकरण हो सकता है। लेकिन जनमत संग्रह को कामयाब बनाने के लिए आवश्यक था कि जो लोग हैं वो अवेयर हों। तो उसके लिए लोगों को अवेयर करने के लिए एक बौद्धिक क्रांति की आवश्यकता थी इटली के अंदर। नेशनलिज्म गॉट पॉपुलर, इसका योगदान क्या है माजिनी का? अक्सर ये सवाल आता है कि माजिनी का योगदान क्या है, तो उस क्वेश्चन में इन्हीं पॉइंट को घुमा फिरा के लिखना है। इसमें क्या किया, माजिनी ने राष्ट्रवाद को और अधिक लोकप्रिय बनाया, यानी राष्ट्रवाद की भावनाएं व जनमानस तक इसने फैला दी माजिनी ने। तो नेशनलिज्म बिकेम अ पॉपुलर ब्रांड इन इटली बिकॉज ऑफ माजिनी। ही एडेड मॉरल जील यूनिटी, दोबारा चीज आ गई जो मॉरल यूनिटी के बारे में बात की थी, इसने अपने राष्ट्रवाद में नैतिकता का इनपुट जोड़ा। एक सेकंड आपके, हाँ तो अपन इसमें बात कर रहे थे कि उसने अपने राष्ट्रवाद में नैतिकता का इनपुट जोड़ा। ही एडेड मॉरल जील इन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, यानी अगर राष्ट्रवाद भी है तो उसका आधार नैतिकता होनी चाहिए। अनैतिक कार्य राष्ट्रवाद के बहाने नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात की, आज के इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होना है या राष्ट्रवाद की भावना को और लोगों में फैलाना है तो उसका आधार नैतिकता होनी चाहिए। राष्ट्रवाद के नाम पर कोई गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। यही माजिनी का कहना था। फिर देखो अपन बात करते हैं यंग इटली के मूवमेंट के बारे में। 1848 में 1848 के अंदर क्या हुआ, मेटरनिक का डाउनफॉल हो गया, यानी जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था 1848 में वह परास्त हो गया और वह ऑस्ट्रिया छोड़ के भाग गया, यानी ऑस्ट्रिया में ही विद्रोह हो गया जो सबसे बड़ा दुश्मन था। अब जब ऑस्ट्रिया का पतन हो गया तो उसके पश्चात यहाँ के लोगों को, इटली के लोगों में आस आई, मतलब यह है कि उनमें होप आई इन लोगों में कि अब इटली का एकीकरण संभव है।
चार्ल्स एल्बर्ट वॉज द किंग ऑफ पीडमोंट सार्डिनिया। जैसे आपको पता है, मैंने बताया था कि सबसे बड़ा और ताकतवर राज्य था इटली के अंदर, या जितने भी छोटे छोटे राज्य थे इटली के भौगोलिक क्षेत्र में। Yes. ठीक है, तो पीडमोंट सार्डिनिया जो राज्य था इटली के भौगोलिक क्षेत्र में सबसे बड़ा और ताकतवर राज्य था, क्योंकि सभी को शुरू से ही पता था कि अगर इटली का एकीकरण होगा तो पीडमोंट सार्डिनिया राज्य के अंतर्गत ही, इनके नेतृत्व में, इनके लीडरशिप के अंदर ही इटली का एकीकरण संभव है। तो वहाँ का राजा था चार्ल्स एल्बर्ट। ही वॉज ऑल्सो डिफीटेड, यानी जो चार्ल्स एल्बर्ट है वह भी विद्रोही की सेना के द्वारा हारा गया। किंग्स ऑफ, और जो उत्तर के राजा थे, उत्तर के राज्यों के राजा थे, और जो दक्षिण के राज्यों के राजा थे, वह सब उन्होंने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध कर लिया। एक कोशिश की गई 1848 में इटली को एकीकृत करने के लिए। माजिनी के सहयोग के द्वारा जो उत्तर के जो राज्य थे और जो दक्षिण के राज्य थे, उन्होंने ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला बोल दिया, लेफ्ट मिडवे। लेकिन क्या हुआ, एकीकरण का कार्य इस समय पूरा नहीं हो पाया, वो अधूरा रह गया है, क्योंकि जो उत्तर और दक्षिण के जो राज्य थे उन्होंने दे लेफ्ट मिडवे, उन्होंने बीच में छोड़ दिए अपने प्रयास, और एकीकरण का कार्य वो पूरा नहीं हो पाया। एज वेरी ऑफ नॉर्थ एंड साउथ मर्जर इन पीडमोंट सार्डिनिया, क्योंकि अगर उत्तर और दक्षिण के राज्य हैं, अगर राजनीतिक एकीकरण करना है इटली का, तो उत्तर और दक्षिण के राज्यों को भी पीडमोंट सार्डिनिया में शामिल होना पड़ेगा। तो इसी कारण वो लोगों ने अपना माइंड चेंज कर लिया, और ऑस्ट्रिया के खिलाफ अटैक करने के पश्चात वो लोग इस पूरे प्रयास से अलग हो गए। जो एकीकरण का कार्य है इटली का, वो बीच में अधूरा ही रह गया, तो यानी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो यहाँ पे कहा जाता है कि एक प्रकार की सीख मिली इटली वासियों को कि इटालियन यूनिफिकेशन कुड नॉट बी अंडर पीडमोंट सार्डिनिया इन फ्यूचर, कुड ओनली बी अंडर पीडमोंट सार्डिनिया इन फ्यूचर। यानी एक सीख मिली इस घटना के पश्चात, 1848 की घटना के पश्चात, कि अगर इटली का एकीकरण होना है भविष्य में तो केवल पीडमोंट सार्डिनिया ही कर सकता है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण के राज्य बीच में जो संयुक्त प्रयास था ऑस्ट्रिया को हराने का, उससे अलग हो गए उत्तर और दक्षिण के राज्य शुरू में शामिल हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि पीडमोंट सार्डिनिया के नेतृत्व में ही संभव था इटली का एकीकरण। और फिर दूसरी सीख इस घटना के बाद क्या मिली कि डेमोक्रेटिक मेथड्स हैं, उनका इस्तेमाल से कोई फायदा नहीं होने वाला है। यानी जो लोकतांत्रिक तरीके हैं इटली को एकीकृत करने के, तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। युद्ध लड़ना ही पड़ेगा अगर इटली को एकीकृत करना है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई थी वहाँ के लोगों के माइंड में। इंटरनेशनल प्रॉब्लम एज यूनिटी रिजॉल्व इन वियना। और इससे ये भी सीख मिली इटली के लोगों को कि इटली के एकीकरण का जो प्रश्न है वह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, उसका एक इंटरनेशनल डायमेंशन है। क्योंकि उस अंतर्राष्ट्रीय समस्या क्यों है, क्योंकि जो इटली की यूनिटी है, जो इटली की एकता है, उसको भंग किसमें किया गया, वियना की कांग्रेस में। वियना में जो अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस हुई थी उसके अंदर ही इसकी यूनिटी को भंग किया गया। तो उसकी यूनिटी को दोबारा स्थापित करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है, यानी अब दूसरे देशों का सहयोग लेना जरूरी हो गया। इंटरनेशनल हेल्प वॉज नीडेड, सो अंतर्राष्ट्रीय मदद की इटली को आवश्यकता थी, उसके बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं था। तो उसके बाद अपन आगे बात करेंगे कबूर के बारे में, जो पीडमोंट सार्डिनिया का प्राइम मिनिस्टर बना और इसके नेतृत्व के अंदर इटली का एकीकरण किया गया। ठीक है, ये अपन वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।